लेकिन लेडी बॉस ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके बगल में खड़ा ये शख्स जो चड्डी तक नहीं खरीद सकता, वो छोटा सा असिस्टेंट असल में आधा शहर पहले ही खरीद चुका है। खिड़की के बाहर चाहे सुपरमार्केट हो या बैंक या कोई बड़ा मॉल, हर जगह इसी असिस्टेंट के खानदान का नाम लिखा था। अब उसे यकीन हो गया कि ये असिस्टेंट कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि बहुत बड़ा रईस है। पर जब उसने इस बात को पक्का करना चाहा तो पास खड़े एंड्रयू ने अपनी पहचान छुपाए रखना ही ठीक समझा। करोड़ों की दौलत का मालिक होने के बावजूद उसे लेडी बॉस के पास रहकर दिन रात उनकी गुलामी करना और उनके इशारों पर नाचना अच्छा लगने लगा था, और वो ये सब टॉर्चर सिर्फ इसलिए झेल रहा था ताकि उसे अपने परिवार की करोड़ों की जायदाद संभालनी न पड़े। पर ये सिर्फ मुसीबत मोल लेना नहीं था, बल्कि वो जिंदगी का असली मतलब महसूस करना चाहता था। लेकिन उसने सोचा नहीं था कि जिंदगी का ये नाटक उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं चलेगा। एक बड़े ग्रुप का असली वारिस होने के बाद भी उसे लेडी बॉस मैरी के नीचे काम करना पड़ रहा था। उसे न सिर्फ मैरी के खराब मूड और गुस्से को सहना पड़ता, बल्कि उसकी अपनी कोई लाइफ भी नहीं बची थी। चाहे वीकेंड की रात के 3 बजे हो, उसे मैरी का हर हुक्म मानना पड़ता था। पर इतना शोषण होने के बाद भी एंड्रयू को अंदाजा नहीं था कि यही सख्त और बदमिजाज औरत उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। मैरी का चिड़चिड़ापन और बेरुखी सिर्फ एंड्रयू के लिए नहीं थी। एक दिन सुबह काम पर आते ही मैरी ने अपनी तेज तर्रार स्टाइल में एक ऐसे कर्मचारी को निकाल दिया जो था तो काबिल पर शिकायतें बहुत करता था। उस बेचारे कर्मचारी की आंखों में बेबसी थी, पर मैरी को उस पर जरा भी तरस नहीं आया। यहाँ तक कि उसने उसे सुधरने का मौका तक नहीं दिया, क्योंकि उसे बस काम की रफ्तार से मतलब था। तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कर रही हो? मुझे इस खुले हुए टॉयलेट जैसी जगह में डाल दिया ताकि तुम खुद को बड़ा दिखा सको, क्योंकि तुम्हें मुझसे खतरा महसूस होता है। तुम सच में एक राक्षस हो। बस करो, क्योंकि तुम एक इंसान की तरह बर्ताव नहीं कर रही हो। इस ऑफिस के बाहर की दुनिया भी है। तुम्हें क्या लगता है तुम हम सबको अपना निजी गुलाम बना सकते हो? मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि तुम्हें पता है कि मरते वक्त तुम्हारे पास क्या होगा। कुछ भी नहीं, जरा सा भी कुछ नहीं। इतने तीखे तानों के बाद भी मैरी बिल्कुल शांत बनी रही, पर उसकी ये खामोशी सबको डरा देने वाली थी। उसकी बेरुखी की वजह से हर कोई उससे नफरत करता था। उसे लगता था कि वो खुद में ही एक अकेली चट्टान है, और अगर वो ताकतवर है तो उसे किसी के प्यार या साथ की जरूरत नहीं है। लेकिन एंड्रयू सब समझता था। उसे पता था कि ये सब मैरी का खुद को बचाने का एक तरीका मात्र है। पर मैरी अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। उसके चेहरे पर हमेशा घमंड और अकड़ रहती थी। मगर जिंदगी का सबसे पसंदीदा काम है आपकी कामयाबी के चरम पर आपके मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ना। जब मैरी एक और प्रमोशन की उम्मीद में बॉस के केबिन में गई, तो वहां उसका स्वागत प्रमोशन से नहीं बल्कि 2 गंभीर चेहरे वाले वकीलों और इमिग्रेशन अधिकारियों ने किया। पता चला कि मैरी का वर्क वीजा खत्म हो चुका है। काम में इतनी डूबी हुई थी कि उसे इस छोटी सी बात का ख्याल ही नहीं रहा। अब उसे तुरंत कनाडा वापस भेजे जाने का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन मैरी जैसे घमंडी इंसान के लिए वापस कनाडा जाना सिर्फ जगह बदलना नहीं था, बल्कि इसका मतलब था उसकी बरसों की कड़ी मेहनत का साम्राज्य, उसकी कुर्सी, उसकी ताकत और उसकी जिंदगी का पूरा मकसद पल भर में राख हो जाना। यहाँ तक कि जिस कर्मचारी को उसने निकाला था वो भी उसका मजाक उड़ाएगा। और जब मैरी पूरी तरह टूट चुकी थी, तभी एंड्रयू कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखते ही मैरी को डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। अरे हम शादी कर रहे हैं, हम शादी कर रहे हैं। मैरी ने कंपनी में टिके रहने के लिए शादी जैसी बड़ी बात भी कह दी, और उसकी आवाज में जरा भी झिझक नहीं थी, बस एक अजीब सा पागलपन था। पर एंड्रयू को तो ऐसा लगा जैसे उसने कोई कड़वी दवा निगल ली हो। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि ये झूठ इमिग्रेशन वालों के गले उतर गया और वे मान गए। पर जब सब बाहर चले गए तो मैरी के बर्ताव ने एंड्रयू को बुरी तरह नाराज कर दिया। उसने मैरी की परवाह करना छोड़ दिया और बहुत तीखे लहजे में बात करने लगा। मगर मैरी को क्या पता था कि एंड्रयू को इस मामूली तनख्वाह की कोई परवाह नहीं है। वो तो बस जिंदगी का तजुर्बा लेना चाहता था। लेकिन मैरी को लगा कि एंड्रयू का सपना तो उसकी सारी मेहनत रद्दी के ढेर में चली जाएगी और उसे कभी दुनिया देखने का मौका नहीं मिलेगा। ये एक सीधी सादी धमकी थी, और आखिरकार एंड्रयू को झुकना ही पड़ा, क्योंकि उसे करोड़ों की दौलत का वारिस बनने से ज्यादा यहाँ रहकर ये सब झेलने में जिंदगी का असली एहसास मिल रहा था। अगर मेरी जगह कोई और होता और उसे इतनी बड़ी जायदाद मिल रही होती तो वो भी यही सोचता। पता नहीं आप लोग क्या सोचते हैं। खैर, ये एक फायदे का सौदा था। लेकिन एंड्रयू ने अपनी मर्दानी शान बचाने के लिए मैरी के सामने एक चाल चल दी। हालांकि मैरी के लिए उसका करियर जान से भी प्यारा था, इसलिए एंड्रयू ने उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया। उसने शर्त रख दी कि मैरी को सबके सामने घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करना होगा। जाहिर है एंड्रयू ने पिछले 3 सालों का बदला एक झटके में ले लिया। उस एक पल ने मैरी के ऊंचे घमंड को मिट्टी में मिला दिया, और एंड्रयू को पहली बार एहसास हुआ कि जब बाजी पलटती है तो कैसा लगता है। उसी पल से दोनों का रिश्ता बिल्कुल बदल गया। पर यह तो बस एक शुरुआत थी। उस चालाक इमिग्रेशन ऑफिसर को यकीन दिलाने के लिए कि ये कोई झूठी शादी नहीं है। उन्हें एक ही वीकेंड में एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानना था। जरा सी भी गलती उन्हें जेल पहुंचा सकती थी। इस नाटक को असली दिखाने के लिए मैरी को मजबूरी में एंड्रयू के साथ उसके पुश्तैनी घर अलास्का जाना पड़ा। वहाँ उसकी दादी का जन्मदिन था। रास्ते भर मैरी यही सोच रही थी कि एंड्रयू जैसा मामूली नौकरी करने वाला लड़का जरूर किसी ऐसे पिछड़े गांव से होगा जहाँ बुनियादी सुविधाएं भी नहीं होंगी। उसने तो खुद को टूटे फूटे घर और खराब टॉयलेट्स में रहने के लिए भी तैयार कर लिया था। वो बड़े मन मार के वहाँ पहुंची, पर जैसे ही उसने वहाँ कदम रखा वो हैरान रह गई। उसे पता चला कि उस पूरे कस्बे की हर दुकान का नाम एंड्रयू के खानदान के नाम पर था। इससे उसे शक होने लगा कि एंड्रयू कोई मामूली इंसान नहीं है, वो तो बहुत बड़े खानदान का वारिस निकला। हे भगवान, क्या तुमने मुझे अपने पूरे खानदान के बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बताया? अरे हो सकता है वो बस थोड़ा संभल कर चल रहा हो। अभी मैरी इस सदमे से उभरी भी नहीं थी कि अगली चीज ने उसके होश उड़ा दिए। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन दुकानों का मालिक होना तो बस एक छोटी सी बात थी। एंड्रयू के घर पहुंचने के लिए नाव से जाना पड़ता था, और वहां पहुंचते ही उसके सामने एक आलीशान महल जैसा बंगला था जो एक निजी टापू पर बना था। अब जाकर मैरी को समझ आया कि उसका असिस्टेंट कोई मामूली नौकर नहीं बल्कि अलास्का का राजकुमार है। न्यूयॉर्क वाला उसका शानदार अपार्टमेंट तो एंड्रयू के इस महल के सामने एक छोटे से टॉयलेट जैसा लग रहा था। इस बहुत बड़े फर्क को देखकर मैरी को पहली बार उस आदमी के सामने अपनी हार महसूस हुई। वो अंदर से पूरी तरह हिल गई थी।
सुनो, अब बहुत हो गया, ये सब यही रुकना चाहिए। लोगों को यही लगना चाहिए कि हमें एक दूसरे से प्यार है। तो चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मंगेतर होने का नाटक कर सकती हूँ, ये आसान है, पर तुम्हारे लिए ये किसी हसीन सपने से कम नहीं होगा। कितना अजीब है ना? क्या तुम अब उन्हें बताओगे कि हमारी शादी हो चुकी है? मैं सही वक्त आने पर बता दूंगा। अपना राज छुपाए रखने के लिए मैरी ने किसी तरह अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान ला दी। वह चुपचाप उस बड़े परिवार के ढेरों सवालों के जवाब देती रही, पर उसे ये अंदाजा नहीं था कि इस हंसी खुशी वाले माहौल के पीछे कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। एंड्रयू के पिता, जो मैरी की तरह ही जिद्दी थे, उन्हें अपने बेटे के अचानक घर लौटने पर शक हो गया था। उन्होंने इस मामले की गहराई को समझ लिया था। मुझे नहीं लगा था कि तुम इस तरह भाग खड़े होगे। मुझे पता है कि वो औरत कोई बड़ी एडिटर है। वो तो तुम्हारी कामयाबी की चाबी है, तुम बस उसका इस्तेमाल कर रहे हो। तुम उसे यहाँ अपनी माँ से मिलवाने लाए हो। नहीं, वो मेरा जरिया नहीं है, वो मेरी मंगेतर है। क्या कहा तुमने? आपने बिल्कुल सही सुना। उसकी इस बात ने पिता का मुंह बंद कर दिया और माहौल में छाई कड़वाहट अचानक खत्म हो गई। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। जब दादी और माँ ने ये खबर सुनी तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। आखिर उनके लाडले एंड्रयू ने पहली बार किसी लड़की को घर लाया था, और वो भी इतनी समझदार और कामयाब। पूरे परिवार के जोश को देखकर मैरी को सफाई देने का मौका ही नहीं मिला और उसे ये नाटक जारी रखना पड़ा। यहाँ तक कि उसे एंड्रयू को किस भी करना पड़ा। पर जल्द ही उसे समझ आ गया कि इस झूठ की कीमत क्या होगी, क्योंकि उनके परिवार के रिवाज के मुताबिक जब शादी तय हो चुकी है तो अलग कमरों में सोने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब मैरी मुसीबत में थी। वो तो गेस्ट रूम में रहने के बारे में सोच रही थी, पर माँ के फैसले ने उसे हक्का बक्का कर दिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कमरा भले ही बहुत खूबसूरत सजाया गया था, पर नहाकर निकलने के बाद मैरी अंदर से बहुत परेशान थी। वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। हालांकि एंड्रयू ने भी खुद को रोकने की कोशिश की, पर आखिरकार उसकी नजर उस पर पड़ ही गई। जुबान से तो वे मना कर रहे थे, पर उनके बीच एक अजीब सी कशिश महसूस होने लगी थी। मैरी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोट उतारने के बाद एंड्रयू की बॉडी इतनी कमाल की होगी। वो उसे देख तक नहीं पा रही थी। वही एंड्रयू भी दंग रह गया कि उसकी सख्त बॉस, जो हमेशा ऑफिस के कपड़ों में ढकी रहती थी, वो असल में इतनी हसीन और ग्लैमरस है। लेकिन इससे पहले की बात आगे बढ़ती, उन्हें अपनी असलियत याद आ गई। उन्हें न सिर्फ एक दूसरे के करीब होने से बचना था, बल्कि माँ की चौकस नजरों का भी ध्यान रखना था। अपनी सास को शक न होने देने के लिए मैरी ने अपना रौब दिखाना छोड़ दिया और एक डरी हुई बहू की तरह एक्टिंग करने लगी। उसने घबराकर एंड्रयू को रजाई के अंदर खींच लिया और उसके सीने से लग गई। वो दोनों अभी संभल भी नहीं पाए थे कि अचानक उनके कमरे का दरवाजा खुल गया। अंदर सिर्फ एंड्रयू की प्यारी माँ ही नहीं आई थी, बल्कि उनके पीछे पीछे उनकी चुलबुली दादी भी चली आई। मैरी कंबल को कसकर पकड़े रही और अपनी एक्टिंग से इस अजीब स्थिति को छुपाने की पूरी कोशिश करने लगी। पर उसने ये नहीं सोचा था कि एंड्रयू भी एक जवान खून वाला आदमी है। जब मेरी माँ को इस बारे में पता चलेगा, अगर उन्हें पता चला, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए, लेकिन हम बहुत एक्साइटेड हैं। मुझे पता है तुम बहुत उत्साहित हो, बहुत उत्साहित। जाओ अब, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, मेरा राज महफूज रहेगा। उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है? रिलैक्स करो, सब ठीक है। इस मुश्किल सुबह के बीतने के बाद मैरी को लगा कि अब उसे थोड़ी शांति मिलेगी और वो अपना झूठ आगे बढ़ाने के बारे में ठंडे दिमाग से सोच पाएगी। पर उसे क्या पता था कि दादी उसे हाथ पकड़कर सीधा अटारी में ले जाएंगी। असल में दादी मैरी को बहुत पसंद करती थी और उसे अपनी बहू मान चुकी थी। उसके स्वागत के लिए दादी ने घर का सबसे पुराना खजाना निकाला। वो कोई बहुत कीमती गहना तो नहीं था, पर 100 साल पुराने इतिहास को समेटे हुए एक बहुत ही सुंदर वेडिंग ड्रेस थी। ये सब देखकर मैरी बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि वो इमिग्रेशन वालों और एंड्रयू के पिता को तो धोखा दे सकती थी, पर इस मासूम बुजुर्ग के प्यार के सामने उसका पत्थर जैसा सख्त दिल पहली बार पिघलने लगा और उसे एक सी महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि वो कितनी भी बड़ी बिजनेस वुमन क्यों न हो, आखिर है तो एक औरत ही। उसने भी न जाने कितनी बार खुद को दुल्हन के लिबास में देखने का सपना देखा था। अरे उफ, मैं बस ये पक्का करना चाहती थी। 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 मैं बस पक्का करना चाहती थी। मैं बस पक्का करना चाहती थी। अभी मैरी इस प्यार के बोझ से पूरी तरह उबर भी नहीं पाई थी कि एंड्रयू ने एक और ऐसी खबर सुनाई जिसने उसे हिलाकर रख दिया। इस शादी का जश्न मनाने के लिए कल पूरा शहर उनकी सगाई की पार्टी में शामिल होने वाला है। शायद उस परिवार के प्यार का असर था, या उस भारी वेडिंग ड्रेस का बोझ। मैरी का दम घुटने लगा। आखिरकार उस अंधेरे में बैठी मैरी ने अपनी वो ठंडी और सख्त इमेज की परत उतार फेंकी। पहली बार उसके अंदर की कोमल और अकेली औरत बाहर आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एंड्रयू घर की इतनी सुख सुविधाएं छोड़कर न्यूयॉर्क में उसकी डांट खाने क्यों गया। मुझे ये गहरा लगाव पसंद है, नहीं वैसा वाला नहीं। उसे ये बेकार के तरीके पसंद है। सच कहूँ तो मुझे ये काफी पसंद आया। एंड्रयू की ये बात सुनकर मैरी की नजरों में उसके लिए इज्जत और बढ़ गई। उस पल मैरी बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। उसने एंड्रयू को अपने बीते कल के बारे में कई बातें बताई। उसने बताया कि वो कई बार प्यार में पड़ी, पर हर बार लड़कों ने उसके सारे पैसे उड़ा दिए और फिर उससे नाता तोड़ लिया। इस अचानक हुए खुलासे ने एंड्रयू को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे समझ आया कि मैरी सख्त या पत्थर दिल नहीं है, बल्कि वो तो इस बड़ी दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। वो बस काम और पैसे के जरिए अपने अंदर के खालीपन को भरने की कोशिश कर रही थी। उस रात की उस गहरी बातचीत ने उनके दिलों के बीच एक पुल बना दिया। उनके बीच की दूरियां अब धीरे धीरे कम होने लगी थी, लेकिन हकीकत का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। इमिग्रेशन ऑफिसर के तीखे सवालों और परिवार से सच छुपाने के दबाव के बीच अगली सुबह एंड्रयू मैरी को अपनी नाव पर ले गया। ये सब इमिग्रेशन वालों से बचने की तैयारी थी, ताकि शादी में कोई पोल न खुल जाए। मैरी वैसे तो बहुत बहादुर थी, पर बचपन से ही उसे पानी से बहुत डर लगता था। जब वो दोनों एक बात पर बहस कर रहे थे, तभी नाव ने एक बहुत तेज मोड़ लिया और वो रौब जमाने वाली मैरी सीधे बर्फीले समंदर के पानी में जा गिरी। साइलेंस। मैरी को डूबता देख एंड्रयू ने
एक पल की भी देरी नहीं की। उस समय उनके बीच कोई बॉस या कोई कर्मचारी नहीं था और न ही कोई झूठी शादी, बस एक मर्द का अपनी औरत को बचाने का जज्बा था। जब एंड्रयू ने अपने मजबूत कंधों से मैरी को सहारा दिया, तब जाकर उसकी जान में जान आई। भले ही वो इस वक्त पूरी भीगी हुई थी और उसका सारा मेकअप भी खराब हो गया था, पर एंड्रयू की बहादुरी देखकर मैरी का दिल पिघलने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसका ये असिस्टेंट कितना भरोसेमंद है। ये सुरक्षा का एहसास वो करोड़ों रुपए देकर भी नहीं खरीद सकती थी। उस बर्फीले पानी में एक दूसरे की गर्माहट ने उनके बीच की कड़वाहट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही उनका रिश्ता सुधरा, वो इमिग्रेशन ऑफिसर अलास्का धमका। वो ऑफिसर सीधा एंड्रयू के पिता के पास गया, जो पहले से ही मैरी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। साइलेंस। उस वक्त मैरी बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि एंड्रयू के पास बदला लेने का ये सबसे अच्छा मौका था, पर उसने एंड्रयू की शराफत को कम आंका था। साइलेंस। क्या तुम्हें कुछ कहना है? ये मेरा बयान है। मैं मैरी के लिए 3.5 साल से काम कर रहा हूँ। 6 महीने पहले हमें प्यार हुआ। मैंने उसे शादी के लिए पूछा और उसने हाँ कर दी। मैं शादी के मंडप में तुम्हारा इंतजार करूंगा। करोड़ों की जायदाद के वारिस के लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं थी, पर शायद एंड्रयू को सच में मैरी से प्यार हो गया था। शादी के वक्त एंड्रयू का ये साथ देखकर मैरी को खुशी नहीं हुई, बल्कि उसका जमीर जाग उठा। उसने देखा कि एंड्रयू उसे बचाने के लिए अपने पिता से झूठ बोल रहा है और जेल जाने का खतरा मोल ले रहा है। इतने अच्छे परिवार का प्यार देखकर मैरी पूरी तरह टूट गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी ये झूठी शादी इस मासूम परिवार को तबाह कर देगी। इस भारी बोझ के साथ मैरी एक कठपुतली की तरह खड़ी थी। उसने वो 100 साल पुरानी ड्रेस पहनी तो थी, पर उसे ये अपनी आजादी छीनने जैसा लग रहा था। आखिरकार उसने सबके सामने सच बोलने का फैसला कर ही लिया। साइलेंस। साइलेंस। मुझे कुछ जरूरी ऐलान करना है। मुझे इस शादी के बारे में सच बताना है। मैं कैनेडियन हूँ। हाँ, मैं कनाडा से हूँ। मेरा वीजा रद्द होने वाला था, क्योंकि मैं इस खूबसूरत देश को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसलिए मैंने एंड्रयू को मजबूर किया। एंड्रयू, अब बस भी करो। उसका काम के प्रति बहुत ही गजब का समर्पण है। मुझे लगा कि ऐसा करना सबके लिए आसान होगा, पर मैं गलत थी। सच सामने आते ही सब दंग रह गए। मैरी ने खुद को गुनहगार बताया और एंड्रयू को पूरी तरह बेकसूर साबित कर दिया। उस पल वो कोई बड़ी बॉस नहीं थी, बल्कि प्यार के लिए तरसने वाली एक मामूली औरत थी। मैरी किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी और अपनी ड्रेस संभालते हुए वहां से भाग निकली। उसे एहसास हुआ कि उसका सपना टूट चुका है और अब उसे अपनी उस ठंडी दुनिया में वापस जाना होगा। एंड्रयू वही खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आजाद हुआ है या उसने कुछ खो दिया है। उसे लगा कि वो अब आजाद है, पर उस औरत की सच्चाई ने उसका दिल जीत लिया था। एंड्रयू ने फौरन अपना प्राइवेट प्लेन निकाला और मैरी के पीछे न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ा। जब वो पसीने से तरबतर होकर ऑफिस पहुंचा, तो देखा कि मैरी को नौकरी से निकाल दिया गया है, पर इससे एंड्रयू को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने अपने दिल की बात कह दी। 3 दिन पहले तक मैं तुमसे नफरत करता था, पर अलास्का के उस छोटे से सफर ने मेरे दिल में तुम्हारे लिए सब बदल दिया। तुमने भी वो महसूस किया जो मैंने किया। साइलेंस। 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 तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे काम हो या रिश्ता, सिर्फ चालाकी पर टिकी बुनियाद एक ना एक दिन ढह ही जाती है। सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी ही दिलों को जोड़ सकती है। ये खुद को पहचानने का एक अनोखा सफर था। मैं हूं चुनी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। साइलेंस। साइलेंस। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।